एक अफसर हैं, 16 साल की धाकड़ सरकारी नौकरी की और फिर एक दिन खटाक से इस्तीफा गिरा दिया। हम बात कर रहे हैं आईआरएस अफसर कपिल राज की। आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये भारत की एक बड़ी सिविल सेवा है जो देश के टैक्स से जुड़े सारे मामले देखती है। कपिल राज बीते 16 साल से इसी सर्विस में थे क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि 45 साल के कपिल ने 17 जुलाई 2025 को इस सर्विस को अलविदा कह दिया। कारण बताया निजी, यानी कि पर्सनल रीजन दिए और ले लिया वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी माने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन कपिल राज कोई छोटे मोटे अफसर नहीं थे। 16 साल के करियर में 8 साल तो इन्होंने ईडी में गुजारे। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये वही एजेंसी है जो बड़े बड़े आर्थिक घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करती है। और यहां रहते हुए इनका नाम यानी कपिल राज का नाम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल रहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाला एक्साइज पॉलिसी केस याद है ना आपको? या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले की जांच। इन दोनों ही मामलों में जब एक्शन हुआ तब कपिल राज ईडी में एडिशनल डायरेक्टर के पावरफुल पद पर थे। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इससे पहले जब वो ईडी में डिप्टी डायरेक्टर थे तब उन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े कारोबारियों के केस देखे। इसके अलावा डीएचएफएल घोटाला और इकबाल मिर्ची से जुड़े मामलों की जांच भी इन्होंने ही की। अब आप कहेंगे कि ये गड़े मुर्दे हम उखाड़ क्यों रहे हैं? दरअसल बात ये है क्योंकि 17 जुलाई को कपिल राज ने सरकारी नौकरी छोड़ी और कुछ ही दिन बाद देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ज्वाइन कर ली। रिलायंस यानी मुकेश अंबानी की कंपनी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्हें क्या पद दिया गया, क्या जिम्मेदारी दी गई, इस बात पर तो पर्दा है। कोई पक्की जानकारी बाहर नहीं आई, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट इशारा करती है कि कंपनी ने उन्हें उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस एंड कंप्लायंस यानी वित्तीय जांच और नियमों की समझ वाली एक्सपर्टीज के लिए हायर किया है। अब ये खबर सुन के आपके दिमाग में भी घंटी बजी होगी, सवाल उठा होगा, क्यों भाई ऐसा हुआ क्यों? अब कपिल राज का प्रोफाइल देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक ग्रेजुएट, पहले इंजीनियर बने, फिर यूपीएससी की तैयारी की और 343वीं रैंक लाकर आईआरएस अफसर बन गए। 1.5 दशक तक यानी 15 साल से भी ज्यादा देश की सेवा की, बड़े बड़े केस हैंडल किए, सुर्खियां बटोरी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 16 साल की जमी जमाई पावरफुल सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में छलांग लगा दी इन्होंने? लेकिन कपिल अकेले नहीं है, ये तो पूरा एक ट्रेंड है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2024 के बीच सिर्फ 10 साल में ही 853 आईआरएस अधिकारियों ने वीआरएस लिया है। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब नौकरी पूरी होने से पहले ही अलविदा कह देना। और ये आग सिर्फ आईआरएस महकमे में नहीं लगी है, दूसरे सरकारी अफसर भी इसी रास्ते पर हैं। संख्या दर्जनों में नहीं सैकड़ों में है। पिछले 20 साल का हिसाब लगाएं तो आंकड़ा 1000 पार कर जाता है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। ये टॉप के अफसर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ क्यों रहे हैं? क्या आईएएस और आईपीएस अफसर भी ऐसा कर रहे हैं? और उस नियम का क्या जो कहता है कि अफसरों का रिटायर होते ही प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करना एक सीरियस मिसकंडक्ट यानी गंभीर कदाचार है? क्या यह नियम सिर्फ किताबों में रखने के लिए है या फिर असल जिंदगी में इनका कुछ मतलब है? जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। अफसरों के नौकरी छोड़ने का ये ट्रेंड नया नहीं है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक ही करीब 450 सिविल सर्वेंट्स देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी पर जम चुके हैं। कुछ बड़े नाम देखिए। एम दामोदरन 1971 बैच के आईएएस अफसर। सरकारी प्रोफाइल क्या है? वित्त मंत्रालय में बड़ी पोस्ट रही, आईडीबीआई बैंक के चीफ रहे और सबसे बड़ा पद रहा सेबी के चेयरमैन का। सेबी यानी भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी रेगुलेटर संस्था। कौन सी कंपनी लिस्ट होगी, किसके शेयर बिकेंगे, सब पर इसकी नजर रहती है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने हीरो मोटरकॉर्प, टेक महिंद्रा, एल&टी, बायोकॉन जैसी कंपनियों के बोर्ड में अपनी जगह बनाई, वहां शामिल हो गए। नोट करने वाली बात यह रही कि दामोदरन जब सेबी चेयरमैन थे तब इनमें से कई कंपनियां सीधे उनके रेगुलेशन के दायरे में आती थी। यूके सिन्हा ये भी आईएएस अफसर और 2017 तक सेबी के चीफ रहे। रिटायर हुए और वेदांता, हैवेल्स जैसी कंपनियों के बोर्ड में पहुंच गए। सीबी भावे
एक और पूर्व सेबी चीफ बाद में डीमार्ट और विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में शामिल हो गए। विनोद राय 1972 बैच के आईएएस अफसर, ये कैग रहे, मतलब सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर। सरकार कहां, कितना और कैसे पैसा खर्च कर रही है उसकी जांच यही करते हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपोलो टायर्स और आईडीएफसी जैसी कंपनियों में बोर्ड मेंबर की कुर्सी ले ली। एक और उदाहरण देखिए, सैयद नसीम अहमद जैदी पहले नागरिक उड्डयन सचिव थे, रिटायर हुए और जेट एयरवेज के बोर्ड में डायरेक्टर बन गए। मतलब जिस सेक्टर के लिए नियम कानून बना रहे थे, बाद में उसी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बन गए। अब आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? टेक्निकली कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। सवाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, सवाल एथिक्स का। मतलब जब आप पावर वाली कुर्सी पर थे, तब आप जिन कंपनियों के लिए नियम बना रहे थे, रिटायर होते ही आप उन्हीं कंपनियों से मोटी तनख्वाह लेने पहुंच गए। इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माने हितों का टकराव। अब ऐसा नहीं है कि ये हितों के टकराव वाली बात सिर्फ हम और आप समझ रहे हैं। सरकार की अपनी एजेंसी भी इस सवाल पर काफी ध्यान दे चुकी है और सवाल उठा भी चुकी है। सरकार की एक एजेंसी है, नाम है सीवीसी, माने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी यानी सरकार की अपनी एंटी करप्शन वॉचडॉग। इसका काम ही बड़े अधिकारियों पर नजर रखना है। जून 2021 में सीवीसी ने एक आदेश में साफ साफ कहा कि सरकारी अफसरों का रिटायरमेंट के तुरंत बाद प्राइवेट नौकरी करना सीरियस मिसकंडक्ट है, यानी कि एक गंभीर कदाचार है। सीवीसी ने माना कि अफसर रिटायर होते ही तुरंत प्राइवेट कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट या फिर नौकरी पकड़ लेते हैं, जबकि नियम के हिसाब से उन्हें एक कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना चाहिए। आसान भाषा में समझें तो रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ समय का ब्रेक लेना होता है। आप तुरंत किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मकसद यही है कि आप अपने पुराने सरकारी पद का फायदा किसी निजी कंपनी को ना पहुंचा पाए। नियम तो हैं, पर नियम के हिसाब से चलता कहां है भैया? तो फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर ये बड़े बड़े नौकरशाह ऐसा करते क्यों हैं? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। पूर्व सिविल सेवक अखिलेश्वर सहाय अपने एक लेख में बताते हैं कि ये चलन कोई आज का नहीं है, इसकी जड़ें तो नेहरू के जमाने तक जाती हैं। उस वक्त होते थे आईसीएस अफसर। उस दौर के आईसीएस अफसर नौकरी के बाद सीधे सरकार में मंत्री या राज्यपाल बनते थे। लिस्ट में वीपी मेनन, सीडी देशमुख, धर्मवीर, चंदूलाल, माधवलाल त्रिवेदी, गिरिजा शंकर वाजपेयी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड तीनों बड़ी अखिल भारतीय सेवाओं मसलन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में एक जैसा है, या फिर कहानी कुछ अलग है? चलिए एक एक कर तीनों का हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले बात आईएफएस की। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये वो अफसर हैं जो दुनिया भर में भारत के राजदूत बनते हैं। अखिलेश्वर सहाय बताते हैं कि तीनों सेवाओं में आईएफएस सबसे स्थिर हैं। यहां से नौकरी छोड़ने वालों की संख्या सबसे कम है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं जो राजनीति में आए, जैसे पुराने दौर में के नटवर सिंह और मणिशंकर अय्यर, और आज के दौर में मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, ये दोनों भी आईएफएस अफसर ही थे। विदेश मंत्रालय ने खुद नवंबर 2024 में राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 साल में सिर्फ 3 आईएफएस अफसरों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। वजह साफ है, आईएफएस में राजदूत जैसे बड़े करियर के ऑप्शन मिलते हैं, तो कोई जल्दी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। अब आते हैं आईएएस और आईपीएस अफसरों पर। देखिए, आईएएस अफसरों का राजनीति में जाना तो बहुत पुराना चलन है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी और देश के वित्त और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा जैसे बड़े नाम आईएएस से ही आए थे, और ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। लेकिन सिर्फ राजनीति ही नहीं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि 2002 से 2012 के बीच सिर्फ 10 सालों में करीब 181 आईएएस अफसरों ने सरकारी सेवा छोड़कर प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की। फिर से सुनिए, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की। और आजकल तो आईएएस अफसरों का राजनीति में आने का ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ गया है। और खाकी वर्दी वालों का क्या हाल है, यानी आईपीएस अफसर कहाँ हैं, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, इस पूरी कड़ी में ना आईपीएस अफसर भी पीछे नहीं है। आंध्र प्रदेश के पूर्व डीजीपी पीवी रंगैया नायडू पहले आईपीएस थे जो सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री बने। अब तक करीब 25 आईपीएस अफसर राजनीति में आ चुके हैं।
इसका सबसे ताजा और चर्चित उदाहरण है तमिलनाडु के अन्नामलाई। 2011 बैच के आईपीएस अफसर नौकरी से इस्तीफा दिया और आज तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे सब जानते हैं, आईआरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वालों के सबसे बड़े पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल। उन्होंने नौकरी छोड़ी, आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये मत सोचिए कि हर अफसर का पॉलिटिकल करियर इतना सफल होता है कि कल नौकरी छोड़ी और आज एक बड़े राजनेता बन गए। कईयों का दाव उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन जो लोग राजनीति में नहीं जाते वो कहां जाते हैं? इसके कई रास्ते हैं। कुछ अफसर वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रुख करते हैं। वजह सीधी होती है, बड़ी प्रतिष्ठा, डॉलर में मोटी सैलरी और डॉलर में ही पेंशन। कई आईएएस और आईपीएस अफसर मैकिन्से, पीडब्ल्यू जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में भी जाते हैं। आईपीएस अफसर एएन सिंह का उदाहरण ही देख लीजिए। वो टाटा स्टील पहुंचे और बाद में टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी बन गए। एक बात और, साल 2000 से पहले बहुत कम अफसर प्राइवेट कंपनियों में जाते थे, लेकिन 2000 के बाद ये ट्रेंड रॉकेट की तरह भागा है। कई अफसर तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर लौटते हैं और सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऊंची पोस्ट पर बैठ जाते हैं। पहले ये ट्रेंड ज्यादातर सीनियर अफसरों में था जो रिटायरमेंट के करीब होते थे, लेकिन अब युवा अफसर भी इस रेस में हैं। अखिलेश्वर सहाय की रिपोर्ट बताती है कि इसी साल यानी 2025 में कई युवा अफसरों ने नौकरी छोड़ी। जैसे बिहार की लेडी सिंघम कही जाने वाली आईपीएस काम्या मिश्रा ने सिर्फ 28 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया। 33 साल के आईपीएस निमित गोयल ने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया। और सबसे नया ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये कि आजकल कुछ अफसर अपनी खुद की कंपनी यानी स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं। नौकरशाहों का यूं करियर बदल लेना हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है। समय समय पर इसे लेकर कई चर्चा भी हुई। अनिल स्वरूप, जो कि एक पूर्व आईएएस अफसर हैं, दशकों की सेवा के बाद भारत सरकार में सचिव के पद पर रहते हुए अपनी सेवा को इन्होंने समाप्त किया। उन्होंने अपनी किताब एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट में लिखा है कि शुरू में अफसर उत्साह और आदर्श लेकर आते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ईमानदार मेहनत करने वालों को दबा दिया जाता है और जुगाड़ करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समझौता कर लेते हैं, कुछ अपनी गरिमा बचाते हुए संघर्ष करते हैं और कुछ ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां उनकी मेहनत और ईमानदारी की कद्र हो, मसलन प्राइवेट सेक्टर। इन अधिकारियों के पास जबरदस्त अनुभव और विशेषज्ञता होती है और प्राइवेट सेक्टर में जाकर वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी करते हैं। साथ में उन्हें मिलती है वो जिंदगी जिसे वो सरकारी सेवा में रहते हुए नहीं जी पाते हैं। अब भारत से बाहर विदेशों में भी ऐसा ही कल्चर है। यूएसए में ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी जैसे ब्यूरोक्रेट्स, रेगुलेटर्स, लॉ मेकर्स और प्राइवेट सेक्टर, खासतौर पर बड़ी कंपनियां हो गई, लॉबिंग फर्म्स हो गए, कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, इनके बीच लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत कोई सरकारी अधिकारी सरकारी सेवा से रिटायर या इस्तीफा देने के बाद उसी सेक्टर की प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। इसके साथ ही बड़ी कंपनियों के लोग सरकार में ऊंचे पदों पर आ भी जाते हैं, नियुक्त भी हो जाते हैं, ताकि नीतियां उसी हिसाब से बने। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। मसलन फायदा यह है कि अनुभवी लोगों का ज्ञान दोनों जगह इस्तेमाल होता है और नीति बनाने वालों को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। लेकिन नुकसान भी है भैया। नुकसान ये कि हितों का टकराव होता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। नीति और नियम अक्सर बड़ी कंपनियों के फायदे में बना दिए जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट पीछे छूट सकता है या छूट जाता है। इनसे बचने के लिए यूएसए में कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी शर्त भी रखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अफसर सीधे सरकारी नौकरी छोड़कर तुरंत ही कंपनी में न जाएं। कुछ साल का गैप होना चाहिए। ये 1 साल से लेकर 2 साल तक का भी हो सकता है। भारत में भी ऐसा ही कानून है। ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1958 के रूल नंबर 26 के मुताबिक पेंशनर यानी सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के 1 वर्ष की अवधि के भीतर कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्वीकार नहीं कर सकते। ये एक अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड है।
ये नियम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों पर लागू होता है। अगर कोई अधिकारी इस अवधि के भीतर बिना अनुमति के सरकारी नौकरी छोड़कर और एक प्राइवेट नौकरी स्वीकार कर लेता है तो उनके पेंशन का पूरा या कुछ हिस्सा रोक भी दिया जा सकता है। जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जो भी सरकार चाहेगी वो इनके साथ स्टेप लिया जाएगा। इसकी अवधि क्या होती है, इस पर भी बात करते हैं। मई 2022 में आई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2007 से पहले नौकरशाहों के लिए तय कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का था। मतलब आज अगर आपने किसी सरकारी नौकरी को छोड़ी, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया या आप खुद रिटायर हुए, तो 2 साल तक आप किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसे ही कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। लेकिन जनवरी 2007 में सरकार ने इस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया, यानी कि अब सिर्फ 1 साल आपको इंतजार करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब रिटायरमेंट के बाद केवल 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना अनिवार्य है। उसके बाद आप अपनी सेवा किसी प्राइवेट कंपनी में दे सकते हैं। इन नियमों में नवंबर 2014 में एक और बदलाव हुआ। निर्वाचन आयोग उस वक्त चाहता था कि रिटायर अफसरों को राजनीति में आने से पहले कुछ समय का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना पड़े, लेकिन सरकार ने यह सुझाव मानने से मना कर दिया था। तब कानून मंत्रालय ने कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 माने समानता का अधिकार जो है उसके खिलाफ हो सकता है। आईएएस और आईपीएस का जो एचआर विभाग होता है, यानी कि कार्मिक विभाग, डीओपीटी ने भी माना था कि ये नियम बनाना न तो सही होगा और ना ही व्यवहारिक होगा। मतलब ये हुआ कि रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मचारियों पर राजनीति में जाने की कोई रोक अब नहीं है, बशर्ते नौकरी में रहते हुए उन्हें हमेशा राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना होगा। सेवा के दौरान कंडक्ट रूल्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़ने, उसमें भाग लेने या फिर किसी भी राजनीतिक गतिविधि की मदद करने की अनुमति नहीं होती है। खैर, नियम तो बनाए गए, लेकिन इन नियमों का किस हद तक पालन होता है जनता खुद ही देख रही होगी। कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि इन नियमों का कितना पालन होता है। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में या कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर इनसे क्या हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई अपने स्वेच्छा से अपने भविष्य के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? दरअसल दिक्कत है हम सब से, यानी देश के टैक्स पेयर से। कैसे? समझिए इसे। एक आईएएस अफसर को तैयार करने में सरकार का, यानी कि आपका और हमारा, बहुत सारा पैसा और वक्त लगता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि 2007 में 320 आईएएस अफसरों को ट्रेन करने पर सरकार ने करीब 13 करोड़ 80 लाख रुपए खर्चे। हिसाब लगाएं तो 2008-9 में हर एक आईएएस अफसर पर, यानी हर एक अफसर पर लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आया। और ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़े 15 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज के जमाने में ये खर्च कितना बढ़ गया होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सरकार एक अफसर पर इतना इन्वेस्ट करती है तो वो नौकरी क्यों छोड़ देता है? इसके 2 सबसे बड़े कारण बताए जाते हैं, मोटी सैलरी और बेहतर लाइफस्टाइल। उसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2010 के दशक में सिविल सेवा छोड़ने वाले इन नौकरशाहों को प्राइवेट कंपनियां 50 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का सालाना पैकेज ऑफर करती हैं। और ये बात तब की है, आज इनमें कितनी बढ़ोतरी होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि कई अफसर ये भी मानते हैं कि सरकारी नौकरी से मिलने वाली सुविधाओं, पावर और सम्मान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन लगता है कि बड़े पैकेज का आकर्षण अक्सर भारी पड़ जाता है। तो एक तरफ है टैक्स पेयर का पैसा और करोड़ों के पैकेज, और दूसरी तरफ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल। इसी गड़बड़झाले को रोकने के लिए नियम बनाए गए। सबसे बड़ा नियम है कूलिंग ऑफ पीरियड का, जिसकी बात हमने अभी वीडियो में ऊपर की। ये क्या होती है? मतलब एक बार फिर से बता देते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड माने रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन नियम अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। सीवीसी ने खुद माना है कि अक्सर इस नियम को ताक पर रख देते हैं लोग, इसलिए सीवीसी ने विजिलेंस क्लियरेंस का एक और नियम बना दिया। इसके मुताबिक किसी रिटायर्ड अफसर को नौकरी देने से पहले कंपनी को उसके पुराने विभाग से एक तरह का क्लियरेंस लेना होगा। पूछना होगा कि भाई इन पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड तो साफ है ना। अब नियम तो बहुत सारे बना दिए गए, पर असलियत क्या है? इसके लिए वहीं लौटते हैं जहां से हमने कहानी की शुरुआत की थी, आईआरएस अफसर कपिल राज पर। 17 जुलाई को इन्होंने वीआरएस लिया।
1 महीने का कूलिंग पीरियड भी ठीक से पूरा नहीं हुआ और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। कपिल राज से पहले इंडियन ऑयल के पूर्व सीएमडी संजय सिंह रिटायर होने के 2 महीने के अंदर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाते हैं। और तो और खुद सीवीसी के पूर्व चीफ केवी चौधरी भी रिटायरमेंट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल हो गए। जब फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिलायंस से कपिल राज की भर्ती पर सवाल पूछा तो कंपनी का सीधा सपाट सा जवाब था, हम किसी भी इंडिविजुअल की ज्वाइनिंग पर कमेंट नहीं करते। चलिए, कंपनी तो कमेंट नहीं करेगी, लेकिन आप तो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अफसरों का इस तरह पावरफुल सरकारी नौकरी छोड़कर तुरंत प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेना किस हद तक सही है और ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ बेहतर करियर की तलाश है या फिर हितों के टकराव का खुला खेल है? आपकी जो भी राय हो, जो भी सोचते हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।